नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि सरकार ने यह अधिनियम क्यों लागू किया। 1919 के पश्चात भारत में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। मोंटे मार्लो सुधार अधिनियम ने हिंदू मुसलमानों के मध्य विभेद की खाई खड़ी कर दी। कांग्रेस में भी व्यापक फूट हो गई थी। गरम दल वालों ने उग्र राष्ट्रता की नीति अपनाकर अपनी आतंकवादी गतिविधियां तेज कर दी थी। सरकार ने यद्यपि इनका दमन कठोरतापूर्वक किया, फिर भी स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं बन सकी। इसके साथ ही अनेक सुविधा प्राप्त करने के बावजूद मुसलमान अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे। फलस्वरूप वे धीरे धीरे कांग्रेस के नज़दीक आने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ पैक्ट हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों, सैन्य सामग्री एवं धन का उपयोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने हितों के लिए किया गया। इससे भारतीयों में यह उम्मीद पैदा हुई कि युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान करेगी। परिणाम स्वरूप भारतीय नेताओं ने सरकार के समक्ष अनेक सुधार योजनाएं प्रस्तुत की। सरकार भी यह महसूस कर रही थी कि ज़्यादा समय तक भारतीयों को भ्रम में नहीं रखा जा सकता और 1909 के अधिनियम में परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया है। इसी कारण भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की, जिसमें भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात कही गई। नवंबर में वे स्वयं भारत आए और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड और अनेक नेताओं से विचार विमर्श कर 1918 में सुधार योजना संसद में प्रस्तुत की। संसद से पास होकर 1919 में यह योजना मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भारत सरकार अधिनियम बनी। इस अधिनियम के प्रस्तावना में ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्देश्य स्पष्ट किए। इसके अनुसार भारत को अंग्रेज साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाए रखते हुए भी धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य बन गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीयों को प्रशासनिक मामलों से संबंधित करना एवं स्वायत्त शासन का अधिकार देना उनका ध्येय बन गया। प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना एवं धीरे धीरे केंद्र सरकार के नियंत्रण से उन्हें मुक्त करना ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। इस प्रस्तावना द्वारा मॉन्टेग्यू की घोषणा को वैधानिक रूप प्रदान कर दिया गया। अब हम बात करेंगे इस अधिनियम की प्रमुख धाराओं के बारे में। अब भारत सचिव का वेतन भारतीय राजकोष से न देकर इंग्लैंड के राजकोष से देना निश्चित किया गया। इंग्लैंड में पहली बार भारत के एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई और पहला हाई कमिश्नर विलियम क्यूरे था, जिसका मुख्य काम इंग्लैंड के अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना था। अन्य काम भारत सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक वस्तुओं की इंग्लैंड में खरीद करना था। ये दो काम हाई कमिश्नर के थे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में दो सदन बना दिए गए, भारतीय विधानसभा और राज्य परिषद। भारतीय विधानसभा निम्न सदन होगा और इसमें 145 सदस्य होंगे, जिनमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होंगे। राज्य परिषद उच्च सदन होगा और इसमें 60 सदस्य होंगे, जिनमें से 33 निर्वाचित और 27 सदस्य मनोनीत होंगे। प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई, क्योंकि विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या अलग अलग होगी, अतः उनमें यह फॉर्मूला निर्धारित किया गया कि प्रांतीय विधानसभाओं के 70% सदस्य निर्वाचित एवं 30% सदस्य मनोनीत होंगे। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वि शासन प्रणाली को लागू किया गया, जबकि प्रांतीय विषयों के दो भागों में बांट दिया गया, सुरक्षित और हस्तांतरित। सुरक्षित विषयों से संबंध में मुख्य विषय थे वित्त, लगान, पुलिस आदि महत्वपूर्ण विषय रखे गए और इन विभागों के अध्यक्ष गवर्नर को बनाया गया, जो अपने परिषद के सदस्यों के साथ इनका शासन चला था। जबकि हस्तांतरित विषयों को मंत्रियों के अधीन रखा गया,
जो प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से बनाए गए थे। इस प्रकार प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटकर और दोनों की शासन अलग अलग तरह की प्रणालियों को लागू करने के कारण ही इसे द्वैत शासन प्रणाली कहा गया। इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त करने की बजाय उसका और अधिक विस्तार कर दिया गया। अब सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय के लिए भी विधानसभाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए। इस प्रकार इस अधिनियम ने 1909 के सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के समाप्त करने की बजाय उसको और अधिक बढ़ा दिया था। गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई, जिसमें से कम 2 भारतीय होंगे। मताधिकार का विस्तार भी पहले से थोड़ा किया गया, जिसके अनुसार भारत की लगभग 32% जनसंख्या मत देने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार इस एक्ट के तहत लगभग भारत के 53 लाख लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ये प्रावधान थे जो इस अधिनियम के द्वारा किए गए थे, परंतु इस अधिनियम में भी कुछ कमियां थी। पूर्व के अधिनियमों की तरह ही 1919 का यह अधिनियम भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। कांग्रेस ने इसे निराशाजनक और असंतोषप्रद कहा। अधिनियम के द्वारा किए गए सुधार देखने में बड़े महत्वपूर्ण लगते थे, परंतु इनकी वस्तुस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला सके। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस अधिनियम ने वर्ग विभेद एवं सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। केंद्रीय कार्यकारिणी में यद्यपि अब भारतीयों को स्थान दिया जाने लगा, लेकिन उन्हें कम महत्वपूर्ण विभाग ही सौंपे गए। इन सदस्यों पर वायसराय का इतना अधिक प्रभाव था कि वे स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का बंटवारा भी मनमाने ढंग से किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल की भूमिका भी वायसराय के सामने गौण थी। इसलिए कहा गया कि 1919 के अधिनियम ने एक केंद्र मुतहदा शासन की स्थापना नहीं, बल्कि प्रतिचारी सरकार की स्थापना की है। सबसे दोषपूर्ण व्यवस्था तो द्वैत शासन थी। प्रशासनिक एवं प्रशासन विषयों को दो स्वतंत्र इकाई में विभाजन कर प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था को ही भद्दा, भ्रममय एवं जटिल कहा गया। प्रशासन के दोनों भागों में विरोधाभास था। सबसे दयनीय स्थिति तो मंत्रियों की थी। एक तरफ तो इन मंत्रियों को गवर्नर को प्रसन्न करना पड़ता था, दूसरी तरफ विधान परिषद को। इन दोनों के विचारों में सदैव विरोधाभास होता था। इसलिए मंत्री ज़्यादातर गवर्नर की इच्छा पर ही कार्य करते थे। गवर्नर मंत्री को उपेक्षा भी करते और अनेक मामलों में उनकी राय जानने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते थे। गवर्नर मंत्रियों से अधिक नौकरशाहों की सलाह मानते थे। परिणाम स्वरूप मंत्रियों को अपने विभागों पर ही नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। वे अपने पदाधिकारियों के स्थानांतरण नहीं कर सकते थे। उनके सामने आर्थिक समस्याएं भी रहती थी। आवश्यक धन के लिए उन्हें वित्त विभाग पर निर्भर रहना पड़ता था, जिस पर गवर्नर और नौकरशाही तथा वित्त सदस्य का नियंत्रण होता था। ऐसी परिस्थिति में प्रांतीय मंत्री कोई प्रभावशाली भूमिका अदा नहीं कर सकते थे। पृथक मतदान एवं सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था ने सांप्रदायिक भावना को और अधिक बढ़ा दिया था। मताधिकार भी कुछ ही व्यक्तियों को दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में जो द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, वे अत्यंत ही दोषपूर्ण थी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सुरक्षित व हस्तांतरित विषयों को दो भागों में बांटा गया था, वह काफ़ी दोषपूर्ण था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग यद्यपि हस्तांतरित विषय था, किंतु एंग्लो इंडियन की शिक्षा सुरक्षित विषय के अंतर्गत रखी गई थी। इसी तरह मद्रास में एक मंत्री के.वी. रेड्डी ने मुद्रिमन समिति के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं जंगलात विभाग के बिना वन मंत्री हूँ। मैं कृषि मंत्री था, किंतु सिंचाई विभाग मेरे पास नहीं था। इस तरह मैं उद्योग मंत्री था, किंतु बिजली, श्रम और खान विभाग मेरे अधीन नहीं थे। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र में किसी प्रकार के उत्तरदायित्व शासन स्थापन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। यद्यपि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन का गठन किया गया था, किंतु अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के नाम पर प्रांतीय गवर्नर को इतनी अधिक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई थी कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कोई महत्वपूर्ण नहीं रह गई थी। वित्त विभाग सुरक्षित विषयों के अंतर्गत रखा गया था, अतः वित्त मंत्री द्वारा हस्तांतरित विषयों के विभागों के मंत्रियों के साथ पर्याप्त मात्रा में भेदभाव किया जाता था। उपयुक्त दोषों के बावजूद भी इस एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भारत में लागू की गई
और प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित की गई, जिससे भारतीय प्रशासन का प्रशिक्षण प्राप्त हो सका। धन्यवाद।